चलो बेटा अब स्टार्ट करता हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 9। देखो बेटा, चैप्टर नंबर 9 मैं बिल्कुल ईमानदारी से और बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाता हूँ, लेकिन वीडियो पूरा देखना क्योंकि वीडियो के एंड में मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो जरूरी है बेटा, कोई मार्केटिंग गिमिक नहीं है, ट्रस्ट में। आइए शुरू करते हैं। हमारे इस चैप्टर का नाम है लॉन्ग रन मल्टीपल इनपुट मॉडल। तो यहीं से आपको फर्क आना समझ आ जाएगा। जब आपने चैप्टर 8 किया था, इनकेस नहीं किया तो पहले वीडियो देख लें वो। तो चैप्टर 8 में हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन था वो था y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब मेरे बच्चों यहाँ पर दो इनपुट्स हमने ले लिए x1 एंड x2 इंस्टेड ऑफ 1। अब ये जो x1 x2 है, आप इसको लेबर कैपिटल भी कंसीडर कर सकते हैं। हम क्योंकि लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग लॉन्ग रन में दोनों इनपुट्स लाइक x1 x2 या लेबर कैपिटल जो भी आप इसको बोलोगे, यू कैन चेंज देम द वे यू वांट। फिक्स नहीं है बेसिकली, आप कितना भी वैल्यू उसका चेंज कर सकते हैं। अगला टॉपिक है आइसो क्वांट। देखो मेरा बच्चा, आइसो क्वांट सीखने से पहले आप इंडिफरेंस कर्व सीख लो क्या है। सर वो तो मुझे आता है तो रिमाइंड करो, रिकॉल करो। सर, इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व which shows combinations of two goods and every combination on IC gives equal level of satisfaction। यही था आईसी। हाँ सर यही था, इसका मतलब था चाहे ए हो चाहे बी हो, दोनों सेम सेटिस्फैक्शन देंगे। बहुत ही बढ़िया। आइसो क्वांट में फर्क क्या आएगा? हेयर यू टेक इंस्टेड ऑफ गुड्स इनपुट्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आप इसको x1 बोल लो, इसको x2 बोल लो, एज पर योर रीडिंग्स। वैसे हम लेबर कैपिटल बोल रहे हैं। सो आइसो क्वांट कर्व इज अ कर्व, आई रिपीट, आइसो क्वांट कर्व इज अ कर्व विच शोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू इनपुट्स। वहां पे क्या था? टू गुड्स, टू इनपुट्स दैट प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ आउटपुट। वहां पर क्या था बेटा? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। बस ये छोटा सा फर्क है मेरे बच्चों। अब एमपी ऑफ अगर वन निकालना है विच इज एमपी ऑफ लेबर, एमपी ऑफ टू निकालना है विच इज एमपी ऑफ के, तो आपको पता है आप आपके प्रोडक्शन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1 टू गेट mp1 और विद रिस्पेक्ट टू s2 टू गेट mp2। अब assumptions है कुछ इस प्रोडक्शन फंक्शन की। पहले मोनोटोनिसिटी, इसको मैथमेटिकली आप कह सकते हो mp1 और mp2 आर पॉजिटिव। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं लेबर को बढ़ाऊं विद कैपिटल बीइंग फिक्स्ड तो मेरा आउटपुट बढ़ जाएगा, एंड सिमिलरली अगर मैं कैपिटल बढ़ाऊं लेबर को फिक्स रखकर तो मेरा आउटपुट बढ़ जाएगा। यही छोटी सी इसकी एक्सप्लेनेशन है। आइसो क्वांट इज कॉन्वेक्स, व्हाई? मेरा बेटा आईसी कॉन्वेक्स था, हाँ सर था। क्यों? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। माइंडेड आईसी का स्लोप होता था एमआरएस। एमआरएस वाज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आइसो क्वांट इज कॉन्वेक्स ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। यानी आइसो क्वांट का जो स्लोप है बेटा वो है एमआरटीएस। इसको आरटीएस भी कहते हैं, आपकी रीडिंग इसको टीआरएस कहती है, टेक्निकल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो आप बताओ, जब आप एमआरएस मेरे साथ कंज्यूमर थ्योरी में करते थे तो आप एमआरएस को क्या लिखते थे? एमयू ऑफ 1 अपॉन एमयू ऑफ 2। हाँ सर यही लिखते थे। यहां पर मेरा बच्चा आपका टीआरएस या एमआरटीएस या आरटीएस विल बी एमपी1 अपॉन एमपी2। दो आपकी रीडिंग बिल्कुल भी कुछ एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं देती, सिर्फ सपाट लिख देते हैं और ऐसे बोलते थे कंज्यूमर थ्योरी की तरह ये फैमिली है। लेकिन मैं आपको सेपरेट नोट्स दे दूंगा जिसमें मैंने डिराइव भी करके दिया हुआ है, क्योंकि मैं एंड में बताऊंगा आपको सारी बात। ठीक है, फिलहाल मैं आपकी रीडिंग्स को बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो कर रहा हूँ। जो आपकी रीडिंग कह रही है मैं उसको स्मॉल में सिंपल भाषा में सिखा रहा हूँ। अगला टॉपिक आता है रिटर्न्स टू स्केल। ट्रस्ट में इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट अब ये रहने वाला है, सो इट्स बेटर आप इसको ध्यान से सीखें। रिटर्न्स टू स्केल मेरा बच्चा, जब हम रिटर्न्स टू फैक्टर बोलते हैं तो वो शॉर्ट रन होता है, एक इनपुट फिक्स्ड एक इनपुट वेरिएबल, जिसको आप बचपन में लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहते थे। रिटर्न टू स्केल मेरे बच्चों जब दोनों इनपुट्स आप चेंज कर रहे हैं, लॉन्ग रन बेसिकली। इसको समझाने के दो तरीके हैं मेरे पास, मैं दोनों तरीके से आपको सिखाता हूं मेरे बच्चों। पहला तरीका, अगर मैं इनपुट आई लिख रहा हूं, ठीक है, इनपुट मैंने 10% बढ़ाया और मेरा आउटपुट 12% बढ़ गया। इधर मैंने इनपुट 10% बढ़ाया, मेरा आउटपुट 10% ही बढ़ा। इधर मैंने इनपुट 10% बढ़ाया और मेरा आउटपुट बढ़ा बट 8%। तो मेरे बच्चों, अगर आप जितने परसेंट इनपुट बढ़ा रहे हो, लेबर कैपिटल मिलकर 10% बढ़ा दिया और आपका आउटपुट 10% से ज्यादा सपोज 12% बढ़ गया, इसको बोलना है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल।
आपने इनपुट 10% बढ़ाया, लेबर कैपिटल को 10% बढ़ाया, आपका आउटपुट भी 10% बढ़ा, इसको बोलना है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अगर आपने इनपुट 10% बढ़ाया यानी लेबर कैपिटल को 10% बढ़ाया, आउटपुट उससे कम सपोज 8% बढ़ा, तो इसको कहना है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये एक तरीका हुआ मेरा बच्चा इसको सीखने का। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूं। देखिए ये है आइसो क्वांट 1, सपोज ये 100 यूनिट आउटपुट बता रहा है। ये है आइसो क्वांट 2, सपोज ये 200 बता रहा है। ये है आइसो क्वांट 3, ये 300 बता रहा है। ये है आइसो क्वांट 4, ये 400 बता रहा है। ये है आइसो क्वांट 5, ये 500 बता रहा है। ये है आइसो क्वांट 6, ये 600 बता रहा है। तो बच्चा कहता है सर समझाने की कोशिश क्या कर रहे हो, ये तो बताओ। बिल्कुल बताता हूँ दोस्त। मैंने क्या बताया, रिटर्न्स टू स्केल समझने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका अब आपके सामने आता है, देखेंगे बच्चों। तो सपोज इतना लेबर और इतना कैपिटल लगा के, आप इसको x1 x2 भी बोल सकते हो, इतना x1 और इतना x2 लगा के मेरे बच्चों आपका 100 आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अब एडिशनल 100 के लिए ध्यान देंगे बेटा, इतना लेबर और इतना कैपिटल लगा रहे हैं। हाँ सर, तो मेरा बच्चा पहले के मुकाबले कैपिटल भी कम और पहले के मुकाबले लेबर भी कम, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे IQ1 से IQ2 इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। बच्चा कहता है मतलब, देख मेरा बेटा, एक तरीका क्या था कि तूने इनपुट सेम रेट पर बढ़ाए, आउटपुट उससे ज्यादा बढ़ गया, ठीक है सर। दूसरा तरीका है आउटपुट सेम बढ़ाया लेकिन पहले की तुलना में इनपुट्स कम लगे, तो वो भी तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। एक्स्ट्रा 100 बनाने के लिए कम लेबर कम कैपिटल पहले से लगा, तो वो भी तो एक अच्छी सिचुएशन है मेरे बच्चा, ठीक है। अगला तरीका आप इधर देखो, नोटिस करो, जितना लेबर कैपिटल पिछले 100 के लिए था ऑलमोस्ट उतना ही यहां पर है। तो आप देख लो IQ3 से IQ4 ये है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अब अगर यहां देखो मेरा बच्चा, पहले 100 के लिए इतना लेबर इतना कैपिटल, अगले 100 के लिए पहले से ज्यादा लेबर और पहले से ज्यादा कैपिटल। तो मेरे बेटा IQ5 से IQ6 इज योर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। मैं थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है आपके लिए, सिंपल सा एक एग्जांपल समझो। ये वाले को पहले समझते हैं। मैंने अपना कैपिटल लेबर 10% बढ़ा दिया। 10 लेबर थे, 10 लाख रुपए लगाता था, लेबर को 11 कर दिया, पैसे को 11, कैपिटल को 11 लाख कर दिया। तो इनपुट मैंने 10% बढ़ा दिए दोनों। हाँ, मेरा आउटपुट पहले 100 यूनिट बनता था, अब 120 यूनिट बनने लगा। तो फिर आप बताओ, जितने इनपुट आपने बढ़ाए थे 10%, आपका आउटपुट तो 12% बढ़ रहा है, रादर 20% बढ़ रहा है ना। तो इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर 10% ही बढ़ता है 110, तो CRS। और सपोज 106 बढ़ा, क्या बढ़ा, 100 की बजाय 106, तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब कई बच्चों के दिमाग में क्या आ सकता है, सर हो सकता है आपने इनपुट्स 10% बढ़ाए हो, ठीक है। आप लेबर 10 से 11 कर लिए, ठीक है। आप कैपिटल 10 लाख से 11 लाख कर लिए, ठीक है। पर सर आपका आउटपुट 100 था ना, हाँ 100 था। तो सर अगर वो 100 से भी कम हो जाए तो तब तो तीनों सिचुएशंस फॉलो नहीं होंगी। उस केस में हमारा जवाब है, आपकी अजम्पशन है मोनोटोनिसिटी। इनपुट बढ़ाएंगे तो आउटपुट बढ़ेगा ही। अब वो कितना बढ़ेगा वो डिसाइड होगा IRS, CRS और DRS से। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका, यार एक बात बताओ मेरे को, ध्यान से समझना, 100 यूनिट बनाने के लिए 2 लेबर लगते थे, 2 लेबर लगते थे और 2 लाख रुपए लगते थे, ठीक है। एक्स्ट्रा 100 बनाने के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा लेबर और एक लाख एक्स्ट्रा लगा, यानी मैं एक यूनिट बनाने के लिए पहले 2 लेबर 2 लाख रुपए लगा रहा था। अब एक्स्ट्रा 100 बनाने के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा और सिर्फ एक लेबर एक्स्ट्रा, यानी टोटल 3 लेबर और 3 लाख रुपए में मुझे 200 यूनिट या 2 यूनिट बन रहे हैं मेरे। तो ये भी तो एक तरीका है मेरे बच्चा ये समझने का कि आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल प्राप्त हो रहे हैं। आई होप क्लियर। आई विश मैं इसमें और लंबा आपको एक्सप्लेनेशन दूं, बट वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और पेपर आपका सर पर है, तो आई विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट। सो ये तो रहा आपका रीडिंग का मसला, आपकी रीडिंग ये बताती है। लेकिन बेटा पेपर में तो आएगा न्यूमेरिकल, तो मैं आपके लिए बहुत सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पर मैंने दिए हुए अपने हैंड रिटन नोट्स में, जो मैं आपको ऑब्वियसली शेयर कर दूंगा।
मैं आपको कंसेप्ट सिखा दूंगा बेटा, 2 न्यूमेरिकल बना रहा हूँ यहाँ पर, कंसेप्ट आपको समझ आ जाए तो उसके बाद क्वेश्चंस तो मैंने 10-12 लिखे हुए, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन कंसेप्ट समझ आ जाए वही बहुत बढ़िया हो जाएगा ना। आपकी रीडिंग हाउ एवर कोई न्यूमेरिकल नहीं दे रही इस पर, विच इज क्वाइट डिस्टर्बिंग, क्योंकि पेपर में न्यूमेरिकल ही आएगा। आइए पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूं। मुझे दिया हुआ है y इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, और मुझे ये प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है। ठीक है, y इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर, a के रेस टू द पॉइंट रेस टू द पावर 0.5 l रेस टू द पावर 0.5। आपने एमएमई में खूब किया है ऐसा, आई एम श्योर। अब सपोज मेरा बेटा हमने z से मल्टीप्लाई किया आपके दोनों इनपुट्स को, z से कर लो, k से कर लो, 1 से कर लो, 3 से कर लो, आपकी मर्जी है, बट जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे दोनों इनपुट्स को उसी से करना है। क्यों? क्योंकि दोनों इनपुट सेम रेट पर बढ़ने चाहिए, राइट। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं मेरा बच्चा, तो मेरे पास आ रहा है z 0.5, फिर z 0.5, फिर a के 0.5, फिर l 0.5। डोंट यू थिंक मेरे पास आया z a के 0.5 l 0.5? तो डोंट यू थिंक मैंने इनपुट्स को z से मल्टीप्लाई करा, मेरा आउटपुट भी z से ही बढ़ा। डोंट यू थिंक इट इज अ क्लियर कट केस ऑफ हैविंग कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल? क्लियर मेरे बच्चों? दिस इज हाउ मैथमेटिकली यू कैन डू इट। अब जो लोग एमएमई अच्छे से पढ़े हुए हैं, वो मुझे पता है अपने मन में क्या सोच रहे होंगे, इतना लंबा चौड़ा बता रहे हैं, मैं तो इसी से समझ लेता। मैंने कहा मतलब, अरे हमें मैथ्स के टीचर ने बता रखा है, अगर इनका सम 1 हो तो सीआरएस, सम ग्रेटर देन 1 हो तो आईआरएस, सम लेस देन 1 हो तो डीआरएस। बिल्कुल सही बताया हुआ है, लेकिन पेपर में सॉल्व तो करेगा ना बंधु। आइए एक न्यूमेरिकल और करते हैं आपके लिए। अगला न्यूमेरिकल मेरे पास जो है वो है, जान के ऐसा रखा है, ए के 0.4 L 0.7। अब अगर मैं z से मल्टीप्लाई करता तो ये आ जाता z के 0.4, और z से ही कर देता हूँ रादर, z स्टेप दिखा देता हूँ चलो मैं आप लोग को, लाइक दिस, ठीक है। a z के 0.4, उसके बाद जस्ट लाइक दिस z l 0.7, अल्टीमेटली आपके पास आ जाता z 0.4, z 0.7, a के 0.4 एंड L 0.7। तो डोंट यू थिंक आपके पास फाइनल जो आउटकम आता वो आता Z 1.1, A के 0.4, L 0.7। तो बेटा आपने इनपुट्स को Z से मल्टीप्लाई करा, लेकिन आउटपुट Z रेज टू द पावर 1.1 से बढ़ा, यानी पहले से ज्यादा। तो ये क्या खिलाएगा? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। बाकी मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ सॉल्व किए हुए हैं आपके लिए, आप मेरे हैंड रिटन नोट से कर लेंगे, मैं शेयर कर दूंगा। आई होप क्लियर। तो आपकी रीडिंग थ्योरी में भगा के चला जाता है फटाफट, वो ये भी नहीं बताता, वो सिर्फ ये वाला बता रहा है आपको ऐसे भी समझना है बेटे, ऐसे भी समझना है, क्योंकि पेपर में न्यूमेरिकल आएगा तो कैसे सॉल्व करोगे। क्लियर मेरा बच्चा? वीडियो के एंड में मैंने बड़ी जरूरी बात बोलनी है, तो उसलिए एंड तक देखिए। अब चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉस्ट मिनिमाइजेशन इन द लॉन्ग रन। तो वो भी आपकी रीडिंग थ्योरी से कराती है, मैं पहले थ्योरी समझा रहा हूँ फिर न्यूमेरिकल कराऊंगा। आई होप ये सबको क्लियर। अब तक टोटल 60 टॉपिक हो गए हमारे। अब आते हैं 8th टॉपिक पर। सो 8th टॉपिक है मेरे बच्चों, कॉस्ट मिनिमाइजेशन इन द लॉन्ग रन। तो आइए समझाते हैं, इस पे कुछ कंसेप्ट है वो मैं आपको समझा दूं। जैसे कंज्यूमर थ्योरी में बजट लाइन होती थी बेटा, ये यहां पर बोलेंगे आईसो कॉस्ट लाइन। कंज्यूमर थ्योरी में आईसी बनता था, इंडिफरेंस मैप, यहाँ पे आईसो क्वांट मैप बना सकते हैं इफ यू वांट। तो दो तरीके से कॉस्ट मिनिमाइजेशन देखा जाता है। आपकी रीडिंग हाउएवर एक ही तरीका दिखा रही है, बट इट्स बेटर टू नो बोथ। जो आपकी रीडिंग दिखा रही है वो ये है, 3 आइसो कॉस्ट लाइन ले लेगा और यहाँ पे ऑप्टिमलिटी दिखा देगा विद आइसो क्वांट। एक ये भी हो सकता है तरीका कि एक आइसो कॉस्ट लाइन हो और डिफरेंट आइसो क्वांट्स हो। आप कहोगे सर दोनों सेम है क्या? हाँ बिल्कुल सेम है। सर डायग्राम तो सेम नहीं लग रहे। अरे डायग्राम को अचार थोड़ा डालना है, मेन कंडीशन देखो दोनों ई पॉइंट्स की। ई पॉइंट में क्या है? स्लोप ऑफ आइसो क्वांट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन। स्लोप ऑफ आइसो क्वांट क्या है सर? टी आर एस। अच्छा, स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन क्या है सर? ये होना चाहिए था P1/P2। अरे यहाँ पे क्या ले रहा है? लेबर। लेबर का प्राइस क्या है? W। यहाँ पे क्या ले रहा है? कैपिटल। प्राइस ऑफ कैपिटल क्या है? R।
टीआरएस क्या था सर? एमपी ऑफ एल अपॉन एमपी ऑफ के। तो बेटा ये कंडीशन है कॉस्ट मिनिमाइजेशन इन द लॉन्ग रन की। इसी को तू रिलेट कर ले कंज्यूमर थ्योरी से। अगर कंज्यूमर थ्योरी करता था तो ऐसे लिखता था एमयू ऑफ एक्स अपॉन एमयू ऑफ वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। ये प्रोडक्शन में हो जाएगी बेटा, एमआरएस हो जाएगा टीआरएस, एमयू ऑफ एक्स अपॉन एमयू ऑफ वाई हो जाएगा एमपी ऑफ एल अपॉन एमपी ऑफ के, पी एक्स अपॉन पी वाई यहां हो जाएगा वेज एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। वेज है प्राइस ऑफ लेबर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है प्राइस ऑफ कैपिटल। बोलो जी क्लियर? तो आपकी रीडिंग जैसे मैंने बताया थ्योरी करके भगा देती है, वो भी मैंने लिखा है शॉर्ट में पेपर के लिए। मैं अगेन आपको न्यूमेरिकल साथ में करा रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि न्यूमेरिकल पेपर में आ जाए तो कैसे करना है सो कॉल्ड दिस कॉस्ट मिनिमाइजेशन इन द लॉन्ग रन। तो वी हैव अ क्वेश्चन फॉर यू नाउ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमें दिया है, प्रोडक्शन फंक्शन दिया है L.75 K.25, साथ में हमें बोला है Q इज इक्वल टू 100, साथ में हमें बोला है वेजेस इज इक्वल टू 100, और फिर बोला है R इज इक्वल टू 50। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमें कॉस्ट मिनिमाइजेशन निकालना है। नो प्रॉब्लम। आप बताइए कॉस्ट मिनिमाइजेशन कहां होता है? एमपी ऑफ एल अपॉन एमपी ऑफ के इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय आर। एमपी ऑफ एल कैसे निकालना है? अभी स्टार्टिंग में बताया था, आपके प्रोडक्शन फंक्शन को एल की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो मैं स्टेप नहीं लिख रहा, मैं सीधा लिख रहा हूं क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी आपकी। मैं सीधा यहां पर स्टेप्स आपके हटा के मेन जो वैल्यू आएगी वो लिख रहा हूं बेटे। और नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, कोई बहुत इतना कोई लंबा चौड़ा खेल तो ये है नहीं। ठीक है जी। 0.75 इज इक्वल टू 150 अपॉन 30। ये सॉल्व किया आ गया 3k अपॉन एल इज इक्वल टू 3, और ये आ गया 3k इज इक्वल टू 3l। ध्यान से समझना। अब याद करो जब कंज्यूमर थ्योरी करते थे तो तुम कंज्यूमर थ्योरी में क्या करते थे? जो भी ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन आती थी उसे बजट लाइन में डाल देते थे। हाँ सर यही करते थे, वही करते थे। यहां पर बजट लाइन तो है नहीं। सर बजट लाइन बना तो सकते हैं, नहीं। आप समझना, आपको यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन में प्लग करना है इसको। क्यों? क्योंकि आउटपुट की वैल्यू गिवन है। सो 100 इज इक्वल टू L.75 K.25, तो ये तो दोनों बराबर ही है। सो 100 इज इक्वल टू L.75, K को L कर देता हूं 0.25। ध्यान से देख लीजिए प्लीज। क्लियर? तो मेरे पास L की वैल्यू क्या आ गई? 100, और K की वैल्यू भी क्या आ गई? 100। तो बेसिकली ये वो आपका, ये जो L की वैल्यू है एट कॉस्ट मिनिमाइजेशन, ये वो आ गई बेटे सॉल्व करके। अगेन इसके भी मैंने काफी न्यूमेरिकल्स बना रखे हैं, तो इसको यू नो आप सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। चलिए जी, इसमें बेटा आपका रीडिंग तो कहता नहीं, बट फिर भी मैं आपके लिए एक मेथड और करा रहा हूं, लेग्रेंजियन मेथड। तो अगर पेपर में बोले कि न्यूमेरिकल सॉल्व करो लेग्रेंजियन मेथड से, तो वो भी मेरे बच्चे आपको आना चाहिए। तो मैं उसके लिए पहले से स्टेप लिख देता हूं बोर्ड पे ताकि आपका टाइम बचे और फिर हम आगे के टॉपिक फटाफट से खत्म कर लें। ठीक है ना? लिखने में समय क्यों लगाएं? आपका आपका टाइम बचाते हैं मेरे बेटा। चलिए बेटा मैं आपके लिए आगे बढ़ाता हूँ टॉपिक को मेरे बच्चों, ध्यान देंगे सब लोग। तो अगर पेपर में आ जाए कि आप कॉस्ट मिनिमाइजेशन थ्रू लेग्रेंज सॉल्व करें, तो उसके स्टेप्स ये कंज्यूमर थ्योरी में भी आप कर सकते हैं। वहां पर सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करते हैं, यहाँ पे कॉस्ट मिनिमाइजेशन। तो आपका प्रोडक्शन फंक्शन दिया होगा, उसको क्यू नॉट या कोई वैल्यू आपके सामने दी होगी। आपने आपकी कॉस्ट डब्ल्यू एल प्लस आर के चैप्टर 8 में किया था। ये लेग्रेंज मल्टीप्लायर है, उसके साथ इसको यूज करना है। सबसे पहले इस पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे लेबर यानी x1 से, फिर k यानी x2 से, फिर लेग्रेंज मल्टीप्लायर से। उसके बाद ए बी सी, ए और बी को डिवाइड करेंगे, तो फिर आपके पास आरटीएस आ जाएगा। अल्टीमेटली कंडीशन वही है, एमपी ऑफ एल अपॉन एमपी ऑफ के इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय आर। तो बच्चे कहते हैं सर आपने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया था वो तो फाइनल कंडीशन से ही सॉल्व किया था, तो ये हम सब क्यों करें, हम उसी तरीके से कर लेते हैं। आप कर सकते हैं, लेकिन व्हाट इफ पेपर में मेंशन ही कर दे कि लेग्रेंज से सॉल्व करना है, इसीलिए मैंने आपको ये स्टेप्स लिख दिए हैं। हाँ, जो मेरी हैंड रिटन असाइनमेंट है उसमें ना सिर्फ मैंने स्टेप्स लिखे हैं, पर 2-3 न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हुए हैं इसके थ्रू, अगर प्रैक्टिस करने के लिए। वैसे आप सब लोग एमएमई के स्टूडेंट्स हैं, यू आर वेल वर्स विद दिस, एटलीस्ट आई होप सो। आगे बढ़ते हैं जी। अगला टॉपिक है आपका रिटर्न्स टू स्केल और लॉन्ग रन कॉस्ट के अंदर रिलेशनशिप।
आपकी रीडिंग जिस तरह से बताती है वो ये तरीका है, लेकिन इसको सीखने के लिए पहले मुझे आपको कुछ और सिखाना होगा। उसके लिए मैं थोड़ी जगह लूंगा और ये थोड़ा अगले 5 मिनट थोड़ा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, तभी आप इसको क्लिक कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। देखो मेरा बच्चा, यूजुअली जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होती है वो ऐसे बनाई जाती है, एलएसी। ठीक है, मैं कुछ रिलेट कर रहा हूं तो ये आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। देखो मेरा बच्चा, जब ये फॉल कर रही है दिस रीजन, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जब ये हॉरिजॉन्टल है इसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। जब ये बढ़ रही है तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। यानी मेरे बच्चे, जब हमारी कॉस्ट कम हो रही है अच्छी बात है ना, वो तो इसलिए इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जब कॉस्ट सेम ही है तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। जब बढ़ रही है तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में आई शुड बी राइटिंग डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, क्योंकि कॉस्ट बढ़ना इज नॉट अ गुड थिंग। बच्चा कहता है पर यहाँ तो कुछ और ही बना रखा है आपने। सी, मैंने नहीं बनाया दोस्त, आपकी रीडिंग्स ने बनाया। और वो किस बेसिस पर बनाया वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं आपके लिए कुछ पढ़ देता हूँ सो दैट आपको रिलेट करने में आसानी रहे। हालांकि मैं चाहूंगा तो सिर्फ एक ही डायग्राम पे इसको खोल दूंगा, लेकिन आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो आइए थोड़ा थोड़ा आराम आराम से मैं पढ़ देता हूँ। तो फर्म इज कंपेटिटिव इन बोथ आउटपुट मार्केट एंड इनपुट मार्केट। जो माल बेचेंगे वो प्राइस पी पर बेचेंगे, और जो भी डब्ल्यू और आर होगा वो भी फिक्स्ड है। सो इन द लॉन्ग रन बोथ इनपुट्स आर फ्री टू वेरी, हमें पता ही है वो। और हमें ये भी पता है कि फर्म वहीं बेचेगी जहां पे पी इज एटलीस्ट इक्वल और ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ एसी, जो हमने चैप्टर 8 में पढ़ा। सो कहता है फर्म विल ओनली ऑपरेट इफ द मार्केट प्राइस इक्वल्स और एक्सीड्स मिनिमम ऑफ एसी, जो मैंने आपको बताया। और आपको याद होगा फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन मैंने आपको साथ चैप्टर 8 में भी की थी, पी इज इक्वल टू एमसी होनी चाहिए, वही हमने यहाँ दोबारा लिख दिया। और दूसरी कंडीशन आपको याद होना चाहिए था कि एमसी इज राइजिंग, तो उसी को दोबारा रिपीट किया, इसलिए मैंने लिखा नहीं क्योंकि चैप्टर 8 में मैं करा चुका हूं, दो हैंड रिटन नोट्स में मैंने दिया। सो इन द competitive market with U shape AC and MC, the long run the firm supplies nothing if P is minimum of AC. I think that makes sense। अगर P is less than MC है तो आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया बेसिक। अब चलते हैं इन कॉस्ट की बातों पर, क्योंकि ये यूज होगा मेरा बच्चा। सो सबसे पहले कहता है सपोज अ फर्म्स प्रोडक्शन सेटिस्फाइड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो ये मैंने पहले लिख दिया कि आपको कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मिल रहा है। Let x1 x2 be the cost minimizing input combination that results in 1 unit of output। तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, आपकी रीडिंग बनाती नहीं है। ये सपोज आपका वो ऑप्टिमल पॉइंट है, 1 यूनिट ऑफ आउटपुट आप बना रहे हो इस आइसो क्वांट से, और ये आपका आइडल लेवल ऑफ इनपुट्स हैं, x1 स्टार एंड x2 स्टार। आगे कहता है आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो ये है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन, W1 x1 स्टार प्लस W2 x2 स्टार। माइंडेड, ये W1 W2 x1 और x2 के लिए, वैसे आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ध्यान देंगे, WL प्लस आर के, जहां पर W1 वेजेस हो जाएगा, W2 रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, ये लेबर हो जाएगा और ये कैपिटल हो जाएगा। पर आपकी रीडिंग थोड़ा अलग लेवल की है, एंड में बात करेंगे इस बारे में। तो आगे कहता है नाउ इफ द फर्म वांट्स टू प्रोड्यूस एन आर्बिट्ररी y यूनिट्स ऑफ आउटपुट बाय CRS, इट कैन डू इट बाय मल्टीप्लाइंग बाय y बोथ द इनपुट्स क्वांटिटी दैट गिव 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। इसका मतलब बेसिकली y से मल्टीप्लाई करेंगे हम इनपुट्स को टू increase our output to a level y। It will leave MP1 MP2 TRS unchanged, ठीक है। Therefore because x1 star x2 star was at a point of tangency, and iso quant and iso cost line will also be a tangency point। तो अब अगर वो यहाँ पर बोले कि भाई अब जो नया आउटपुट आएगा आपका, वो नए आउटपुट के लिए x1 स्टार हो जाएगा y x1 स्टार और x2 स्टार हो जाएगा y x2 स्टार, क्योंकि आपको पता है रिटर्न टू स्केल है, दोनों इनपुट को सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं थ्रू y। इसके बाद डायग्राम की बात है, डायग्राम में समझा देता हूं मेरा बच्चा। इधर देखिए, ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, हाँ सर है। बेटा यहाँ पर एसी क्या है, कांस्टेंट, हाँ जी कांस्टेंट है, देख लीजिए। ठीक है, एमसी का फॉर्मूला लगाया वो भी सेम आ गया इसके बराबर, इसलिए एमसी इज इक्वल टू एसी। ये आपकी टोटल कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी। दैट्स द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग रन कॉस्ट एंड रिटर्न टू स्केल। अगर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है तो आपकी लॉन्ग रन कॉस्ट विल बी अ सिंगल लीनियर लाइन। अब आते हैं जी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब सीधा मुद्दे पर ही आएंगे। आपको यह समझना है कि जब आप आईआरएस की बात करते हैं तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जो एवरेज
कॉस्ट है एमसी उससे कम होगी। बच्चा कहता है ये कैसे, बताता हूं। यहां से आता है एलएमसी, ध्यान देंगे। अब आप मुझे बता दो आपका मार्जिनल कॉस्ट डोंट यू थिंक लेस देन एवरेज कॉस्ट है? एसीएमसी की तरह ये रिलेशन, बस लॉन्ग रन लगा दे मेरे भाई। तो अब यही मैंने लिखा है एमसी इज लेस देन एसी। ये जो लिखा है इसके लिए चैप्टर 8 में मैं पहले भी करा चुका हूं, दोबारा करा देता हूं। ये ऐसी शेप आई कॉनकेव। बच्चा कहता है ये क्यों आई, बता रहा हूं। उससे पहले ये याद रख लो, ये जो ओरिजिन से लाइन आ रही है ये एसी बता रही है, और ये जो नॉर्मल लाइन खींची है तुमने ये एमसी बता रही है। तो मुझे बता दो एमसी एसी से कम होगा ना इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में, तो जहां पर ये टेंडेंसी होगी ये होगा आपका लेवल ऑफ आउटपुट। अब इसमें दो सवाल आते हैं, वो दो सवालों का जवाब अनफॉर्चुनेटली आपकी रीडिंग अगले चैप्टर में देती है, बट मैं थोड़ा सा हिंट अभी भी आपको दे सकता हूं, फॉर श्योर दे सकता हूं, ताकि आपको एकदम ही क्लिक कर जाए चीज। ये आपने एलएमसी एलएससी बनाए, यू रियली वांट टू कोड डी कोड दिस, वी विल डी कोड दिस लाइक दिस। आइए देखिए, शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट ऐसे बनाते हो? हाँ सर ऐसे बनाते हैं। अरे मेरे बंधु, लॉन्ग रन में टोटल कॉस्ट ऐसे बनती है, एलटीसी। तो सर, अरे मेरा बच्चा शुरू में इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, हाँ सर, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, हाँ सर। अरे तो बाबू जब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है टोटल कॉस्ट देख कॉनकेव ही तो है, और जब डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल है तो कॉन्वेक्स है। ये देख ये शेप आ गई, वो खाली उस हिस्से को तोड़ रहा है। आपका रीडिंग खाली उस हिस्से को तोड़ रहा है कि भाई ये आईआरएस है तो ऐसे ये टोटल कॉस्ट ही तो हुई, ये कॉनकेव। फिर वो ऐसे घूम जाती है कॉन्वेक्स, तो ये वो कॉन्वेक्स बना दी। और डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल में इधर देख ले, LMC इज मोर देन LAC, जिसको मैंने क्या लिखा है, MC इज ग्रेटर देन AC। तो आप कहोगे सर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया, अरे भाई जय हो इनकी, आसान चीज को कैसे मुश्किल बनाते हैं, इनसे सीखे कोई। फिलहाल मैं कुछ कर नहीं सकता बिकॉज आपकी रीडिंग ये है, आप कल को रीडिंग पढ़ोगे आप कहोगे सर उसमें कुछ लिखा, आप कुछ बता रहे हो, इसलिए मैं एज इट इज वही लिखवा रहा हूं आपको। लेकिन ना ये बनाता है वो, ना ये समझाता है आपको वो, ना ये समझाता है आपको, और आपसे बिलीव, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इसको आप क्रैक कर लोगे। आई होप अब आप क्रैक कर सकते हो। तो अगर पेपर में आ जाए रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग रन कॉस्ट एंड रिटर्न्स टू स्केल, आपको अलग अलग बताना पड़ेगा। सीआरएस में स्ट्रेट लाइन, आईआरएस में कॉनकेव, डीआरएस में दिस। और इस रिलेशनशिप को याद रख लीजिएगा कि जब सीआरएस है तो एमसी इज इक्वल टू एसी है, जब आईआरएस है तो ये है, और जब डीआरएस है तो एमसी इज ग्रेटर देन एसी। एक बात और याद रख लीजिएगा, क्योंकि अब रट्टा लगा रहे तो फिर पूरा ही लगाए बंदा रट्टा। ये जो ओरिजिन से लाइन है ये एसी बताएगी, और ये जो आप एक्स्ट्रा लाइन खींचते हो ये बताएगी एमसी, और ये हम चैप्टर 8 में भी समझ चुके हैं, या आई शुड से रट चुके हैं। चलिए जी, इसके बाद लास्ट टॉपिक है बेटा इसमें, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन द लॉन्ग रन। ये बेसिकली इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हैं जो चैप्टर 8 में आप ऑलरेडी मेरे साथ कर चुके हैं। सो वही का वही इन्होंने यहाँ पर एज इट इज एक्सप्लेन कर दिया है। तो जो सेपरेट टॉपिक है वो मैं आपके लिए डिस्कस कर देता हूँ। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो सेम है जो चैप्टर 8 में था, बाकी मैंने नोट्स में 2 पेज लिख दिया, आपको एज इट इज कर सकते हैं। जिनके पास नहीं भी है वो नोट से भी पढ़ेंगे, तो आप कहोगे तो चैप्टर 8 ही एज इट इज दोबारा लिख दिया। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन, P इज इक्वल टू MC एंड MC इज राइजिंग, उसी को एक्सप्लेन किया, डायग्राम भी वही बनाया। लास्ट टॉपिक अलग है, ये मैं आपके लिए समझाता हूँ, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। तो अब तक हमने इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के साथ, आप देखिए अगर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के साथ टोटल कॉस्ट का तो देख लिया हिसाब किताब, अब लॉन्ग रन सप्लाई कर्व की बात हो रही है। बहुत ही पिटी डायग्राम बनेगा, क्योंकि एक्चुअली में जब हम लॉन्ग रन सप्लाई कर्व बनाते हैं, ट्रस्ट मी, सिर्फ उसको बनाने में ही 15 से 20 मिनट लगते हैं। इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है वो समझाने का, यहाँ पर नहीं है जी वो, अनफॉर्चुनेटली। तो हम उस पर नहीं जा रहे, हम आपको इसी के तरीके से जो बहुत ही बेसिक तरीका है उससे सिखा रहे हैं। एंड आफ्टर दिस चैप्टर 9 इज ओवर। आइए शुरू करते हैं। तो कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। आइए मैं सीधा डायग्राम से सिखा देता हूं आपको। तो यहां पर जानबूझ के बनाया गया एसी और एमसी ऐसे, ठीक है। आप रीडिंग खोल के देखो, मेरे पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैंने तेरे को वो चीज ना बताई हो, अभी जो मैंने डिस्कस किया था तेरे साथ कि एलएसी ऐसे बनता है बेटा, ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है, और ये तेरा एलएमसी, ठीक है। तो तू बता तेरे को कैसे पता चलेगा कि डाउनवर्ड स्लोपिंग बनने है?
भाई जब इंक्रीजिंग अटेंड उसके लिए दोनों गिर रहे हैं ना, एसी और एमसी, ये वो बना रहा है। एनीवेज, अब वो कहता है सपोज ये प्राइस आया, अच्छा जी आ गया प्राइस जो फिक्स्ड है, यहां पर है वाई स्टार, ठीक है, यहां पर है वाई वन। अब वो कुछ सिंपल सी बात बोलता है, वो समझ लेंगे हम। कहता है फॉलोइंग फिगर में एसीएमसी डाउनवर्ड स्लोपिंग है और दो जगह पर P इज इक्वल टू एमसी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, रादर इस जगह पर P इज इक्वल टू एमसी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कहता है बट सेकेंड ऑर्डर कंडीशन इज सेटिस्फाइड, not the second order condition is satisfied. Given the price P, if the firm increases its output to Y prime, it will break even, and moving to the right of Y1 allows increasing profit without limit. In other words, ओ IRS के अंदर आप जितना मर्जी आउटपुट बनाएं, और अगर ऐसा होता है तो ये परफेक्ट कंपटीशन के अगेंस्ट है। मैं समझाता हूं क्या कह रहा है ये, देखना जरा ध्यान से। क्या ये मानते हो वाई स्टार पर पी और एमसी बराबर है? हाँ है। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन क्या होती थी? सर एमसी शुड बी राइजिंग। क्या यहां पे राइज कर रहा है लल्ला? नहीं सर। तू वाई वन जाता है तो पी एमसी से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तू और आगे चला जा वाई टू, तो पी एमसी से और ज्यादा हो जाएगा। यही वो यहां पर कह रहा है कि ये परफेक्ट कंपटीशन की कंसिस्टेंसी के साथ जाता ही नहीं, बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन या कंपेटिटिव मार्केट कहती है पी इज इक्वल टू एमसी, और ये दिखाता है पी इज ग्रेटर देन एमसी, जो इम्परफेक्ट कंपटीशन में होता है, जो सेम फोर में पढ़ोगे भैया, इफ यू आर डूइंग इकोनॉमिक्स ऑनर्स। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, वहां पढ़ा जाता है ये। तो अगर पेपर में आईआरएस और लॉन्ग रन सप्लाई कर बताएं, तो दिस हॉरिजॉन्टल थिंग इज योर लॉन्ग रन सप्लाई कर, बिकॉज मोर यू प्रोड्यूस, more the difference between price and MC is gonna increase, leading to bumper profits, जो कि कंपेटिटिव मार्केट के अगेंस्ट है। क्योंकि बचपन में भी तूने पढ़ा है कंपेटिटिव मार्केट में लॉन्ग रन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट्स आते हैं, शॉर्ट रन में आ सकता है अब नॉर्मल, शॉर्ट रन में आ सकता है अब नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। अगर अब नॉर्मल प्रॉफिट है, नई फर्म सेंटर करके बराबर कर देती है, लॉस है तो एग्जिस्टिंग भाग जाती है, बट नॉट हियर। आइए अगला एंड फाइनल केस। अब कहता है अगर डीआरएस हो, तो भैया अगर डीआरएस है तो यहां बना लेता हूं, तो भैया ये अपवर्ड स्लोपिंग रेंज आएगी एसी और एमसी की, ये वाली यार, ठीक है। अब सपोज ये प्राइस है, तो आप देख लो, ये ध्यान देना, यहां पर आपकी पहली जो कंडीशन है, पी लिख देता हूं इसको, या ई लिख देता हूं चलो, इस पर पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, पी इज इक्वल टू एमसी। हाँ सर हो रही है। तो सेकेंड ऑर्डर भी यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है, कैसे? अरे देखना बाबू, इसके बाद एमसी इज राइजिंग, ठीक है। तो बच्चा कहता है फिर मैं नहीं कह रहा, आपकी रीडिंग कह रही है, ये आपका प्रॉफिट होगा P माइनस ए सी इंटू क्यू, ठीक है भाई। तो बच्चा कहता है फिर इसमें हमारा सप्लाई कर्व क्या है? देखो डीआरएस के साथ ये जो एमसी कर्व है, ये है आपका सप्लाई कर्व। एंड विद दैट आप रीडिंग चेक कर लेना मेरे भाई, चैप्टर 9 समाप्त, खत्म, खलास। तो आराम से चैप्टर 9 पढ़िए, खूब बढ़िया से वीडियो देखिए, आधे घंटे में समाप्त कर दिया मैंने आपके लिए। उसके बाद रीडिंग पढ़नी है, रीडिंग पढ़िए, मेरे हैंड रिटन नोट्स पढ़ने, मेरे हैंड रिटन नोट्स पढ़िए। अब मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट बात बता दूं, देखिए मेरा बच्चा, सी आई एम नो वन टू कमेंट ऑन एनी वन, अगर मैं किसी पे एक उंगली उठाऊंगा, तीन उंगली मेरे ऊपर है। बट जो मेरी थोड़ी बहुत समझ कहती है, वो ये कहती है कि आपका ये वाला जो करंट रीडिंग्स है प्रोडक्शन और कॉस्ट का, अर्लियर इट यूज्ड टू बी निकलसन एंड स्नाइडर, हाई लेवल टॉपिक्स, अभी ये कॉम्प्रोमाइज्ड है ये, टू से द लीस्ट। तो सर हम क्या करें? मैं आपको दो चॉइसेस देता हूँ। पहली चॉइस है जो आपका करंट सिलेबस है वो मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ और एक्स्ट्रा ही लगा रहा हूँ इसमें भी आपके लिए, आप सिर्फ ये करिए एंड बी हैप्पी। लेकिन इफ यू रियली वांट टू डिग डीप, स्पेशली आपको एमए इकोनॉमिक्स आगे करना है, या यू डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, आपने कहा भैया 100% स्कोर ही निकालना है, मैं ज्यादा टाइम लगा लूंगा बट आई वोंट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। सी वो भी डुबिशियस है क्योंकि सिलेबस तो यही है, पर बहुत सारी चीजें इसमें मिसिंग हैं। शेपर्ड लेमा मिक्स मिसिंग है, होमोजेनिटी जो है वो मिसिंग है, रिटर्न टू स्केल विद रिटर्न टू फैक्टर का कॉम्बिनेशन जो है वो मिसिंग है, एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो मैं आपको बस ये बता रहा हूँ, एज अ टीचर मेरी तो ड्यूटी है मेरा बेटा। ये चैप्टर 9 है, इसके बाद प्लेलिस्ट में चैप्टर 10 की वीडियो डलेगी, है ना। उसके बाद ना मैं एक्स्ट्रा 6 वीडियोस डालूंगा, दो प्रोडक्शन, दो कॉस्ट और दो प्रॉफिट पर।
अगर तेरे पास समय हो, निकलसन एंड स्ट्राइडर के नाम से होंगे वो, तेरे पास समय हो तो तू वो देख लेना मेरे बच्चे। और अगर तेरे को लगता है नहीं, एक्स्ट्रा पंगे में नहीं पढ़ना मुझे, मुझे बस मेन सिलेबस पे जो है वो करना है, तो चैप्टर 10 तक की वीडियो देखिए, रीडिंग्स पढ़िए, हैंड रिटन नोट्स पढ़िए, पास पेपर करिए एंड बी हैप्पी। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप कहते हो नहीं जितना एक्स्ट्रा आ सकता है मेरे को करा दो, तो मैं वीडियोस 6 शेयर करूंगा, 2 प्रोडक्शन, 2 कॉस्ट, 2 प्रॉफिट, निकलसन एंड स्नाइडर की। अगर वो तू कर लेता है तो फिर तो तू बदमाश बन के जाना पेपर में कि भाई अब तो कहीं से भी बना लो पेपर। ठीक है, तो इट्स माय ड्यूटी टू टेल यू व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स नॉट। बाकी आप लोग समझदार हैं। आई होप इस वीडियो से आपको काफी हेल्प हो जाएगी। फॉर हैंड रिटन नोट्स आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा।